अच्छा सर, नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया इन द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसके ऊपर जो है ये प्रैक्टिकली भी जो है काफ़ी अहमियत का हामिल है और एग्जामिनर जो है इसके ऊपर बाज़-औक़ात जो है काफ़ी ज़्यादा रिगोरसली जो है वो टेस्टिंग कर रहा होता है कि सर आप किसी भी आइटम को, बी इट एसेट लाइबिलिटी, आप किस तरीके से मेजर करोगे। आप उसे जो है लेट से आप ख़रीद रहे हो 100 रुपये पर, आप साथ ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी इनकर कर रहे हो, तो आप सर क्या जो है क्या कहते हैं, आप उसको क्या ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हिस्सा बनाओगे। अब सर एसेट आ गया, अब सब्सिक्वेंटली जो है आपने एसेट को किस पर रखना है। एक तो मार्केट में वैल्यू चल रही है, सही है, और एक आज आपने 1 साल पहले ख़रीदा हुआ है, तो आप उसी पर ही कैरी करते रहोगे लेस डिप्रिसिएशन, या फिर आप फेयर वैल्यू पर लेकर आओगे। तो सर ये बहुत सारे मेजरमेंट बेसिस हैं, जैसा कि IAS 36 में हमने पढ़ा था कि सर आप जो है वैल्यू इन यूज़ निकाल के वैल्यू इन यूज़ पे, रिकवरेबल अमाउंट पे मेजर करोगे, तो सर वैल्यू इन यूज़ कैसे कैलकुलेट होती है, सही है ना। तो सर अब ये सारी मॉडलिटीज़ हैं, सही है, इसके ऊपर जो है मुझे ऐसा लगता है 8 से 10 मार्क का जो है कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सही है ना। तो आई वुड लाइक कि आप लोग इधर फोकस होकर इसको देखें। सर याद रखें 4 मेजरमेंट बेसिस हैं। नंबर 1 है हिस्टोरिकल कॉस्ट, सही है। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने एसेट या लाइबिलिटी को जितने पे परचेज़ किया है या अक्वायर किया है रिस्पेक्टिवली ना, आप ज़िंदगी भर उसे उस वैल्यू पर रखेंगे, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इफ़ एनी। अगर कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो आप डिडक्ट करते रहेंगे एसेट के केस में। यानी लेट से मैंने एक एसेट ख़रीदा है 100 रुपये का, 5 सालों पे मुझे बेनिफिट देगा, तो हर साल आप 80, 20 रुपये से डेप्रिसिएशन को कम करेंगे, 60, 40, 20 और 0। ये इसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, 100, 80, 60, 40, 20। लाइबिलिटी के केस में लेट से मैंने किसी से जो है 3 साल का उधार लिया है, सही है, 100 रुपये का, तो 100 रुपये के ऊपर ही अगर मैं दिखाऊंगा, ऑब्वियसली लाइबिलिटी डजंट गेट डिप्रिशिएटेड, अमोटाइज हो रही है तो आप अमोटाइज पे दिखाएंगे, सही है ना। तो जो भी आप पे ऑफ कर रहे हैं, अगर 100 में से आपने लेट से 20 रुपीज़ पे कर दिया तो आप 80 पे दिखाएंगे, फिर 30 रुपीज़ पे कर दिए तो आप 50 पे दिखाएंगे, हिस्टोरिकल कॉस्ट, सही है। ये डेफिनेशन इधर लिखी हुई है और ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, सही है ना। ड्राइव फ्रॉम द पास्ट ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट्स कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन, जो डे 1 पे जो है आपका वैल्यू थी वही आएगी, लेस डेप्रिसिएशन इफ एनी। एंट्री वैल्यू, सही है, ऑब्वियसली जिस दिन आपने ख़रीदा है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल आर नॉट रिलेवेंट, सही है। फेयर वैल्यू, नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। देखें, एक होती है फेयर वैल्यू और एक होती है करंट कॉस्ट, इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये बहुत अहम चीज़ है जो लोग कंफ्यूज भी करते हैं। सर आप कोई, अब देखें 2 ही चीज़ें ना, एसेट और लाइबिलिटी, सही है, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस की वजह से भी होता कि एसेट और लाइबिलिटी होते हैं, तो मेजरमेंट बेसिस जो है वो एक्चुअली एसेट और लाइबिलिटी के लिए होती है। तो सर आप फेयर वैल्यू पे बात करते हैं, मैं इन दोनों को चीज़ों को आप लोगों को साथ समझाऊंगा तो आप लोगों को बड़ा आसानी से समझ में आएगा। सर एसेट के केस में अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ये रोस्टम है, सही है ना, ये रोस्टम शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मेरे पास ये मोबाइल है, बहुत अहम एग्जाम्पल है। मैं मार्केट में जाता हूँ ये मोबाइल जो है बेचने के लिए, मैं बोलता हूँ हाँ भाई कितने में लोगे, मुझे एक वेंडर बोलता है मैं इसको 3 लाख रुपए में लूँगा, सही है, और बीच में चूँकि ब्रोकर भी इन्वॉल्व है तो वो 2,000 रुपये मुझसे लेता है, सही है। या लेट से मुझे इसको ले जाने के लिए, आप इसको ऐसे समझ लें कि मैं जो है ये सदर जाता हूँ इसको बेचने के लिए 3 लाख रुपए, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है जाहिर सी बात है वहाँ ले जाने के लिए इनकर होती है 2,000 रुपये की। तो सर मेरी फेयर वैल्यू कितनी होगी, 3 लाख माइनस 2 लाख, 2,98,000, 2,98,000। तो द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि फेयर वैल्यू जो मार्केट में एग्जिट प्राइस है, मुझे इस मोबाइल से एग्जिट होने के लिए जितनी पे करनी पड़ी, दिस इज कॉल्ड द फेयर वैल्यू ऑफ दिस मोबाइल। अच्छा एक और एग्जांपल, एक और बहुत अहम एग्जांपल कि सर अगर तो मैं ये मोबाइल मार्केट में खरीदने के लिए जाता हूं तो मुझे बोला जाता है 3 लाख में बेचेंगे, मुझे 3 लाख का पड़ेगा, तो सर यही मार्केट वैल्यू आपकी हो जाएगी करंट कॉस्ट। मतलब क्या हुआ कि सर अगर मैं मार्केट वैल्यू को बेचने के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, डिस्पोजल के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं, तो ये फेयर वैल्यू कहलाएगी, और अगर मैं मार्केट वैल्यू खरीदने के पर्सपेक्टिव से देख रहा हूं तो ये करंट कॉस्ट कहलाएगी।
आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, सही है। तो इसको हम लोग रीड कर लेते हैं एक दफ़ा। लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से बाज़ कंपनीज लायबिलिटी भी एक्वायर कर रही होती है, तो इसमें इसका रेप्लिका हो जाएगा। एक्वायर करने के लिए लायबिलिटी जो है अगर आप कर रहे हैं तो करंट कॉस्ट कहलाएगी, अगर लायबिलिटी डिस्पोज पर्सपेक्टिव से आप मार्केट वैल्यू देख रहे हैं तो आपकी फेयर वैल्यू कहलाएगी। ड्राइव यूजिंग इन्फॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट कंडीशंस एट मेजरमेंट डेट रिफ्लेक्ट्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स अजम्पशन ऑब्वियसली। एग्जिट वैल्यू, आप इस एसेट को डिस्पोज करना चाह रहे हैं तो जो वैल्यू आएगी। ट्रांजेक्शन कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट ऑन एक्विजिशन एज वेल एज ऑन डिस्पोजल। जब आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ट्रांसफर, आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और ट्रांजेक्शन कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इग्नोर करना है। सर एक एग्जांपल कर लेते हैं, 3 लाख का मोबाइल था, 2 लाख रुपए में जो है लेट से ऑटो में बैठ के मैं 2000 रुपये दे के मैं जो है मैंने जो है उधर पहुंचा और ब्रोकर को मैंने 1000 रुपये दिए। तो याद रखिएगा फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए ट्रांजेक्शन कॉस्ट को आप इग्नोर करेंगे, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट माइनस करेंगे। लगे हाथ तो करंट कॉस्ट भी पढ़ लेते हैं। ड्राइव्ड यूजिंग इन्फॉर्मेशन अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट, सारी की सारी बातें वही हैं, सिर्फ एक चीज़ चेंज है, ये है एंट्री वैल्यू in which entity would acquire the asset। अगर मैं खरीदने के लिए जाता हूं वो एसेट तो मुझे कितना देना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड करंट कॉस्ट। ठीक है। अच्छा सर आखिरी है वैल्यू इन यूज और फेयर फुलफिलमेंट वैल्यू। सर ये क्या होती है? सर ये हम लोगों ने जो है एक तरीके से आपको रिकॉल होगा IAS 36 में पढ़ा था। सर आपके किसी भी आइटम से जितने भी कैश फ्लोज होते हैं ना, उसको आप प्रोजेक्ट करते हैं और उसको अगर आप प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आ जाएं तो वो कहलाती है वैल्यू इन यूज। रीड भी कर लेते हैं। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज और अदर इकोनॉमिक बेनिफिट्स दैट एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू ड्राइव फ्रॉम द यूज ऑफ एन एसेट एंड फ्रॉम इट्स अल्टीमेट डिस्पोजल। सर याद रखिएगा वैल्यू इन यूज की खूबसूरती यह है कि ये एंटिटी स्पेसिफिक होती है, एंटिटी स्पेसिफिक होती है कि एंटिटी को क्या लगता है कि वो उस एसेट से कितना बेनिफिट लेगी। याद रखिएगा आप लोग। सर एनआरवी हमने पढ़ा था, एनआरवी कहाँ फॉल करती है? सर एनआरवी भी इसी कॉन्सेप्ट में, इसमें फॉल कर जाती है। ये वैल्यू इन यूज और फुलफिलमेंट वैल्यू एक ब्रॉडर टर्म है। इनफैक्ट प्रेजेंट वैल्यू भी इसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है वो फॉल कर जाएगी। तो सर आई होप आपको ये चीज़ें। अच्छा सर हम कब कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? सर ये रिलेवेंट स्टैंडर्ड आपको बताएगा। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि कौन सा मेथड आपने यूज़ करना है। जैसे IAS 16 आपको बताता है हिस्टोरिकल कॉस्ट या फेयर वैल्यू, ऑल दो उसमें थोड़ी सी ट्वीकिंग है। IAS 40 हमने पढ़ा है, IAS 40 बताता है कि आप चाहो तो कॉस्ट पे रखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, आप चाहो तो फेयर वैल्यू पर रखो। IAS 2 बताता है NRV पर रखना है। IAS 36 बताता है कि आपने जो है रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग अमाउंट का जो भी जो है आपकी लोअर हो उस पर रखना है। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? वैल्यू इन यूज़ और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो रेलेवेंट स्टैंडर्ड आपको बताएगा। ये सिर्फ इसने एक ब्रॉडर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में ब्रॉडर मेजरमेंट बेसिस दी हुई है, सही है। तो आई होप आपको जो है मेजरमेंट बेसिस के हवाले से क्लैरिटी है। मैं चाहूँगा ये इलस्ट्रेशन है, आप लोग एक दफ़ा इसको लाजमी रन थ्रू करें, जस्ट टू सेव द टाइम। मैं इसको जो है अभी नहीं करवा रहा, बट आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव इट अ रन थ्रू टू ऑल ऑफ दीज सिनेरियोज। ठीक है। तो इसके ऊपर क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो है क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है एग्जामिनर पूछ सकता है। तो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू अनदर एरिया।